ठीक है। गुड तो आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। लास्ट टाइम हमने यूरिन फॉर्मेशन शुरू किया था कि यूरिन फॉर्म कैसे होती है फॉर एक्सक्रीशन, एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर आर 3 प्रोसेसेस फॉर दैट वर्क साइमल्टेनियसली। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जब फिल्ट्रेशन हो जाता है, यहाँ ये ग्लोमेरुलस है, ये बोबेल्स कैप्सूल है, यहाँ से फिल्ट्रेशन हो जाता है, जितना भी प्लाज्मा है, जो रीनल प्लाज्मा है, वहाँ से other than plasma protein and blood cells, everything is filtered completely and freely filtered from these places. And after reaching at the Bowman's capsule, the filtrate जो फॉर्म हुआ है, जो फिल्टर होके फ्लूइड आया, उसको कहते हैं फिल्ट्रेट, और वो फिल्ट्रेट पास होता है रीनल ट्यूब्यूलर सिस्टम से। तो उस ट्यूब्यूलर सिस्टम से जब वो फिल्ट्रेट पास होता है तो उसमें रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है, इसको हम कहते हैं ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। So these are the two processes that after filtration, glomerular filtration के बाद जो process काम करते हैं, finally जब reabsorption secretion सब हो जाता है, तब हमारी urine form होती है for excretion. So tubular reabsorption, if we talk about tubular reabsorption is a process by which water and other substances that are transported from renal tubule back into the blood. Tubule से जो भी water, electrolytes, जो भी दूसरे substances like glucose and everything, amino acids, polypeptides, जो भी आपके filtrate में पहुंचेंगे, ये सब filter हो जाता है। तो सारी चीजें बोवेंस कैप्सूल से रीनल ट्यूब्यूल से पहुंचेंगी। ट्यूब्यूल में पहुंचने के बाद ये वापस से ब्लड में मूव कर जाती है फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूलर ल्यूमेन में से, ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में से वो वापस से ब्लड में चली जाती है इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। एंड दिस मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल into reabsorption. Water is reabsorbed in a very large quantity, that is almost 99% of the total filtrate. Water का जितना भी filter, जो भी water content filtrate में आया, उसका 99% दोबारा से reabsorb हो जाता है, और बाकी electrolytes होते हैं, sodium, potassium, everything, and then they are reabsorbed back into the peritubular capillaries through interstitial fluid. वो जो दोनों के बीच में interstitial fluid होता है, lumen जो epithelial है, ट्यूब्यूल का एपिथेलियल सेल्स है, उसके बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, उसके बाद ब्लड आता है। किसी भी सिस्टम का ऑर्गन सिस्टम का जो सीक्वेंस होता है, जो बनावट होती है, वो ऐसे ही होती है कि पहले एपिथेलियल सेल होती है तो डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ब्लड में नहीं होती, वो एपिथेलियल सेल्स आर नॉट इन कांटेक्ट विद एंडोथेलियल सेल्स ऑफ वेसल, रादर देयर इज अ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन बिटवीन. So these electrolytes, water and every other substances you can see here they pass into the interstitial fluid of renal medulla, and from that interstitial fluid they pass into the blood which is present in peritubular capillaries. और ये लास्ट में मैंने आपको लास्ट क्लास में डायग्राम बताया था, if you can remember. Peritubular capillaries they cover the renal tubules very densely, पूरी तरीके से उसको कवर करके रखती है। बहुत हाईली कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का, जो कि पूरे जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं, स्पेशली जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं जिनके लिए जो रीअब्जॉर्प्शन के लिए काम करते हैं, उनके चारों तरफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बहुत डेंस नेटवर्क बना लेती हैं, एंड दे रीअब्जॉर्ब एवरीथिंग बैक इनटू द ब्लड व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड. ओके, सो बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन जो है वो एक तरह से देखा गया तो इट इज रिमूवल ऑफ सब्सटेंस विच आर ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू. जो भी सब्सटेंस न्यूट्रिटिव वैल्यू के सब्सटेंसेस हैं जो कि फिल्ट्रेट में पहुंच गया, उसको फिल्ट्रेट से रिमूव कर देती है, सो दैट दे कैन नॉट पास थ्रू द यूरिन. वो यूरिन में पास ना हो सके, दे कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी. सो इट इज बेसिकली रिमूवल of all the nutritive substances like glucose, electrolytes, amino acids and everything, bicarbonate ions, potassium ions, everything, it is removed from the filtrate that is passing through the renal tubules back into the blood, so that they cannot be excreted out of the body. They can be used, retained in the body and be used again for the body's requirement. So this is what renal tubular reabsorption is. But this renal tubular reabsorption is known as selective reabsorption. Why selective reabsorption? Because the tubules they do not reabsorb everything. सब कुछ नहीं कि जितना भी फिल्ट्रेट में सब कुछ आता है, मान लीजिए आपका
बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, मतलब प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स को छोड़ के सब कुछ ही आ जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो ट्यूब्यूल्स है वो सब कुछ रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं। ये नहीं कि सब रीअब्सॉर्ब कर ले तो चलो अब देखते हैं कि क्या देना है वापस, नहीं, वो सब कुछ रीअब्सॉर्ब नहीं करती, वो वही रीअब्सॉर्ब करती हैं जो कि बॉडी में जरूरत की चीजें होती है, जो कि बॉडी के लिए एसेंशियल चीजें होती हैं। Again, I'm telling you, substances like glucose, amino acid, vitamins, they are completely reabsorbed. पूरी तरह से reabsorb, जितना भी फिल्ट्रेट में ग्लूकोज जाता है या विटामिन जाते हैं वो पास तो हो जाते हैं, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो यूरिन में बिल्कुल भी नहीं आते, वो जीरो होते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे reabsorb हो जाते हैं। तो जो सब्सटेंसेस हैं जैसे कि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, और आपका यूरिया है, आपका क्रिएटिनिन है, आपका बिलीरुबिन है, ये जो चीजें आपकी प्रेजेंट होती हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, ये भी जाती हैं, ये रीअब्सॉर्ब बिल्कुल नहीं होती हैं, एक भी पॉइंट पे रीअब्सॉर्ब नहीं होती है। So that is why reabsorption is known as selective reabsorption. It because it selectively reabsorb the things which are required by the body or which are essential for the body. So out of आप ये सोचिए, मैंने आपको बताया था कि 180 लीटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड इन अ डे, 125 ml वो पर मिनट फॉर्म हो रहा है, तो 180 लीटर्स वो एक दिन में फॉर्म होता है। एंड आउट ऑफ 180 लीटर्स ओनली 1.5 लीटर इज चेंज्ड इनटू यूरिन, ठीक है। सो दिस ह्यूज क्वांटिटेटिव चेंज is done because of this tubular reabsorption. This is a very huge quantitative change. So these substances, they are taken back into the blood from the filtrate and किसका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। उसका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। around 3 to 5 years. All those important short notes. All these are coming as a short notes. Okay. Where were we? Okay, so this is known as this leads to a huge quantitative change, और इसीलिए जब सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है तो जो फिल्ट्रेट है उसमें क्वालिटेटिव चेंजेस भी आते हैं, उसकी क्वालिटी भी चेंज होती है, जो उसमें ग्लूकोज है वो खत्म हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका कॉन्सेंट्रेशन बदल जाता है। So this leads to both quantitative and qualitative changes in the glomerular filtrate, and this leads to this is due to the selective reabsorption and tubular secretion, and both these processes they work in harmony with each other. ये हो गया आपका रीअब्सॉर्प्शन। इसी तरह आपका सिक्रीशन भी काम करता है। सिक्रीशन इज आल्सो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब रीअब्सॉर्प्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर्स फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल इनटू द ब्लड वेसल्स, राइट। On the other hand, tubular secretion क्या होता है? Tubular secretion is the process the substances which are not required in the body, those substances reduce from the blood। तो tubular capillaries में blood जा रहा है, उस capillaries के थ्रू वो दोबारा से आपके renal tubules में भेज दिए जाते हैं, and that is known as secretion because that those are not required by the body. So the renal tubules है वो क्या करते हैं? वो they tend to move them into the renal tubules, जैसे कि वो renal tubules के थ्रू वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाए। तो this is known as secretion, और it is also known as tubular excretion. Tubular excretion मतलब ट्यूब्यूल में excrete करती हैं blood vessels. So this is all the waste products, and this also occurs in this fashion that from peritubular capillaries, जिसमें blood है
उसमें से ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स में आता है और फिर वहां से ये ट्यूबुलर ल्यूमेन में आता है। जो भी ल्यूमेन है, जो अभी आपकी मान लीजिए रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, जो जहाँ का भी पार्ट है वो एक एपिथेलियल सेल से बनी है, ठीक है। तो वहाँ एपिथेलियल सेल से आएगी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आपका वापस आना है, फिर वहां से वो ट्यूबुलर ल्यूमेन में आएगा और फिर वो फिल्ट्रेट को ज्वाइन करके वापस से सारा पाथवे लेते हुए कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए यूरिन के थ्रू निकल जाता है, एंड दिस इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। सो दिस अकर्स इन एडिशन टू रीअब्जॉर्प्शन, जरूरी नहीं, मतलब ये दोनों जो रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन के जो प्रोसेस है दे अकर साइमल्टेनियसली। सो दिस एडिशन एंड सिक्रीशन, एडिशन दैट इज मींस रीअब्जॉर्प्शन एंड सब्सट्रैक्शन मींस सिक्रीशन। तो ये जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम बात कर रहे हैं, ये हम ब्लड के कॉन्सेप्ट से बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड में कुछ चीजें ऐड हो रही है, दैट इज रीअब्जॉर्प्शन, और ब्लड से कुछ चीजें बाहर निकल रही है, दैट इज secretion. So these things they act simultaneously together to reabsorb all what is required in the body, all what is essential for the body, और जो भी waste substance है उनको बॉडी से बाहर निकाल देने के लिए काम करते हैं। कीर्ति 61 तो ट्यूबुलर माइक बंद कर सिक्रीशन लो, से किसका माइक चल रहा there is है? addition of substances, अभिनव का है सर ये रोल there is नंबर addition of substances in the अभिनव बंद करो glomerular माइक। filtrate, glomerular रोल नंबर filtrate कितना है इसका? में चीजें ऐड होती हैं, ठीक है मैम। रोल नंबर 4 एंड रोल नंबर 61। ट्यूबुलर सिक्रीशन है, इसमें सर, पेरिट्यूबुलर माइक बंद है कैपिलरीज मेरा। से सिक्रीशन होकर आवाज कहाँ से आ रही ट्यूबुलर थी? लुमेन में आ रही है मैम। रोल नंबर 61 में 61। से पेरिट्यूबुलर मतलब कैपिलरीज से। माइक बंद करो। कीर्ति 61 हाँ बोलो। हाँ मैम, Otherwise, वही I will बोल रहा था exit कि you from पेरिट्यूबुलर class. कैपिलरीज से सिक्रीशन होकर ट्यूबुलर लुमेन में आ रही है ना। हाँ, थैंक यू मैम। ठीक है। तो जो चीजें बॉडी में नहीं चाहिए, बॉडी में नहीं चाहिए तो ब्लड में प्रेजेंट होने का उनका फायदा नहीं है, क्योंकि ब्लड में वही चीजें प्रेजेंट होती हैं जो कि बॉडी में रिक्वायर्ड होती हैं। तो जो चीजें नहीं चाहिए वो वापस से रीनल ट्यूब्यूल्स में वापस आ जाएंगी, जैसे कि वो बॉडी से बाहर निकाली जा सके। सो बाय सिक्रीशन द सॉल्यूट्स आर बीइंग एडेड टू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से सब्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। एडिशन कहाँ हो रहा है? ब्लड में हो रहा है। जब ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रहा है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में एक इक्वेशन दिया था, यूरिनरी एक्सक्रीशन इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट माइनस रीअब्जॉर्प्शन प्लस आपका फिल्टर सिक्रीशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये देखिए, आपका एक्सक्रीशन इज इक्वल टू फिल्ट्रेशन माइनस रीअब्जॉर्प्शन प्लस पूरा जो है उसमें चेंजेस होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं। तो जो आया सपोज आपका 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट आए आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में फॉर एग्जांपल, और उसमें से आपके बॉडी में दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लिए सपोज करिए 20 मॉलिक्यूल्स, कोई भी रैंडम, मैं जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, 20 मॉलिक्यूल्स रीअब्सॉर्ब कर लिए। अब जो 20 मॉलिक्यूल्स रीअब्सॉर्ब हो गए वो एक्सक्रीशन के लिए तो प्रेजेंट नहीं है, उनका एक्सक्रीशन तो होगा नहीं, तो वो फिल्ट्रेट में से उतने मॉलिक्यूल्स माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो बचे कितने? 80 मॉलिक्यूल्स। अब 80 मॉलिक्यूल्स एक्सक्रीशन के लिए आगे चले तो जो कैपिलरीज है उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी तो हमारे पास अभी और चीजें बाकी है जो हमको बाहर निकालनी है, तो उन्होंने और मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए रीनल ट्यूब्यूल में, तो उन्होंने 10 मॉलिक्यूल्स और दे दिए। तो 80 मॉलिक्यूल्स जो थे अब वो हो गए 90, तो टोटल एक्सक्रीशन कितना हुआ? 90 मॉलिक्यूल्स का। और 100 मॉलिक्यूल्स आए थे लेकिन उसमें से 100 का एक्सक्रीशन नहीं होता, हुआ का हुआ 90 का हुआ, क्योंकि 20 का रीअब्सॉर्प्शन हो गया और 10 का सिक्रीशन हुआ। So this is what the concept of uroglomerular is in the body.
condition. It was found in experimental condition. Later, many substances were demonstrated, like para-aminohippuric acid (PAH), diodrast, some amino derivatives, penicillin. All these things, they were found to be secreted in the tubular lumen from peritubular capillaries. Okay, so these are the concept of tubular reabsorption and secretion, and based on these all the solutes, जो भी solutes हैं, आप ग्लूकोज की बात करिए, अमाइनो एसिड्स की बात करिए, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करिए, इवन आप वाटर की भी बात करिए, तो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर या तो उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है या तो उनका secretion होता है, and then it finally forms the urine. So today we are only going to discuss these concepts of tubular reabsorption and secretion. अलग अलग सब्सटेंसेस की रीनल हैंडलिंग जो होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. सो दिस वाज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. नाउ व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब हम बात, मैंने आपको कई बार बोला, अब वी वर टॉकिंग दैट substances are moving or transporting from renal tubule into the blood or from blood into the renal tubule. पर ये हो कैसे रहा है, कैसे होता है? तो इट इज, जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन. ठीक है, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बारे में अगर हम पहले बात करें तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन it is the movement of solutes against the electrochemical gradient. That means uphill movement होता है, मतलब low concentration जहाँ पे है वहाँ से higher concentration की तरफ move करना. तो उसके लिए क्या होता है, energy की requirement होती है. So this requires input of energy for uphill movement, for movement against the electrochemical gradient. So this energy is derived from ATP. ATP से derive होती है energy, and then these solutes move uphill against the electrochemical gradient into the lumen or into the blood vessels. ठीक है, secretion में भी यही होता है, active transport ही होता है. तो इसीलिए हम mechanism of transport पढ़ रहे हैं, चाहे वो reabsorption हो चाहे वो secretion हो. So the solutes, they move against the electrochemical gradient with energy used by ATP. And mostly these are carrier mediated. आपने पढ़ा भी है modes of active transport क्या होते हैं, primary active and secondary active transports आपने पढ़े हैं. Primary active transport processes में आपने पढ़ा होगा various pumps are there, जिसमें आपका आता है सोडियम पोटेशियम पंप, आपका कैल्शियम पंप होता है, पोटेशियम हाइड्रोजन पंप होता है. ये आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है. तो ऑल दीज पंप बहुत कॉमनली जो आप पढ़ते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप आप पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, एटीपी बर्न होता है. एटीपी के बर्न से एनर्जी, एटीपी कन्वर्ट हो जाता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी जो है वो पंप के गेट थ्रू टर्न कर देती है. ये आप मतलब बेसिक सा कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ. तो 3 पोटेशियम के बदले 2 सोडियम मूव कर जाते हैं through the cell membrane, and similarly calcium pump and potassium hydrogen pump also move. So all these pumps, they require ATP, or they require energy, liberation of energy for their movement, to help the movement of solutes across the membrane. ये हो गया आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें को ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा है, सोडियम को ट्रांसपोर्ट पढ़ा है, और आपने काउंटर ट्रांसपोर्ट पढ़ा है. तो ये क्या होता है, जो हमने लास्ट उसमें पढ़ा भी था, अभी पीछे के क्लासेस में पढ़ा था हमने, कि ग्लूकोज का मूवमेंट और सब रीअब्जॉर्प्शन में पढ़ा था हमने जीआईटी के. ग्लूकोज का ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है जीआईटी से एंड ऑल दैट. जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ना कि सोडियम को ट्रांसपोर्ट होता है, तो सोडियम आयन अटैच होता है, उसी प्रोटीन से फिर ग्लूकोज अटैच हो जाता है, और ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सोडियम आपका ग्लूकोज का भी मूवमेंट हो जाता है, और ग्लूकोज का मूवमेंट वो अपहिल मूवमेंट होता है, जबकि सोडियम का मूवमेंट डाउनहिल होता है. तो वो हमने पढ़ा था, तो वो को ट्रांसपोर्ट कहलाता है. इसी तरह काउंटर ट्रांसपोर्ट होता है. को ट्रांसपोर्ट होता है जब दोनों एक ही तरफ मूव कर रहे हैं, या तो इनटू द सेल या आउट ऑफ द सेल. काउंटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक चीज इनटू द सेल जा रही है तो दूसरी चीज आउट ऑफ द सेल जा रही है. तो ऑल दीज आर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ये आपने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है.
लास्ट जीआईटी में भी मैंने एक आध ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन किया है. तो these all these are active transport, mode of active transport or active transport processes. So these are mediated by some kind of carrier proteins. So certain electrochemical electrolytes, not certain electrolytes, all the electrolyte substances that are reabsorbed, जो maximum all the electrolytes, and these are actively reabsorbed from the renal tubule, and along with that glucose, amino acid, ascorbic acid, uric acid, ketone bodies, all these are also actively reabsorbed from the renal tubule. On the other hand, passive reabsorption, if we talk about passive reabsorption occur along the electrochemical gradient, that is downhill movement. मतलब वो ज़्यादा concentration से कम concentration की तरफ movement होता है. So it is along the electrochemical gradient or downhill movement. So this does not require any energy. Liberation of energy नहीं चाहिए होती है, कोई भी ATP को use नहीं होता है. ये आप passively अपने आप ही हो जाता है along with the electrochemical gradient. Include में क्या होता है simple diffusion, जिसमें higher concentration area से lower concentration area में जो solute particles है वो अपने आप move कर जाते हैं. That is known as simple diffusion. Then you have facilitated diffusion. Facilitated diffusion भी हमने पढ़ा है last class में, GIT में हमने पढ़ाया गया है, जिसमें voltage gated channels होते हैं, ligand gated channels होते हैं. So these and these channels, they respond to electrical potential gradient across the cell membrane. Electrical potential gradient. So all these are used, or all these are sources of passive reabsorption. Along with this, we have a solvent drag. एक मेथड है सॉल्वेंट ड्रैग, जो भी मैं आगे बताऊंगी आपको. सॉल्वेंट ड्रैग मेथड, जो मतलब किसी जैसे वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोई सॉल्यूट मॉलिक्यूल मूव कर गया, उसको कहते हैं सॉल्वेंट ड्रैग. Other than this, we have uniport, symport, and antiport. These are also carrier protein systems that they are also type of mechanism of passive facilitated diffusion. Okay, so these are also for passive movement of solutes across the renal tubule. So these are the mechanism of transport of solute molecules across the renal tubules. Now, what are the pathways of reabsorption? ये तो हो गया कि किस तरह से चलते हैं, किस तरह से कैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है या पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है. अब बात ये आती है कि उनका पाथवे क्या होता है, वो किधर से किस पाथ से वो ट्रैवल करते हैं, उनका रूट क्या है रीअब्जॉर्प्शन का. ठीक है, तो देयर आर टू रूट्स ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, ट्रांससेल्युलर एंड पैरासेल्युलर. जैसा नाम है, the name itself suggests transcellular pathway refers to the transport through the cells. ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो सेल, ये एपिथेलियल सेल है. ठीक है, ये एक एपिथेलियल सेल है, एक दूसरी एपिथेलियल सेल है. ये इन दोनों के बीच का जॉइंट है. ठीक है, ये इन दोनों के बीच का वो है. तो टाइट जंक्शन है इन दोनों सेल्स के बीच का. तो एक सेल हो गया, तो ये अंदर का है. that the solute particles move through the cell. सेल से सेल को क्रॉस करते हुए मूव करते हुए इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आते हैं. पैरासेल्युलर में सेल के पैरेलल मूव करते हैं, मतलब दोनों सेल के बीच में से नहीं जाएंगे, उनको क्रॉस नहीं करेंगे, rather दोनों सेल के बीच में से जो उनके बीच का टाइट जंक्शन है उसमें से मूव करते हैं. So these are the two pathways. So it, as I said, transcellular is the refers to the transport through the cell. So what happens is the solute particle from the lumen, they move into the tubular epithelial cell from apical membrane. एपिकल मेम्ब्रेन ये सब में यही कॉमन होता है. मैंने आपको जब इंटेस्टाइन पढ़ाया था तब भी यही पढ़ाया था, रीअब्जॉर्प्शन के टाइम यही पढ़ाया था कि जहाँ ट्यूबुलर फ्लूइड है वहाँ एपिकल मेम्ब्रेन हो गई, जहाँ पे ब्लड आगे के साइड आता है उसको कहते हैं बेसोलेटरल मेम्ब्रेन. ठीक है ना, तो यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है. दिस इज द एपिकल मेम्ब्रेन और एपिकल साइड, यहाँ से सॉल्यूट मूव करेगा इनटू द
epithelial cell, and from this from inside the epithelial cell it will move into the interstitial space. चाहे यहाँ पे मूव करेगा, चाहे वो दो सेल्स के बीच में मूव करेगा, इट डजंट मैटर. जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक क्रॉस आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इसने इसको ज्वाइन कर लिया है. इसका कोई और मतलब नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि वो सीधे सीधे यहीं पे जाए, वो यहाँ से भी बाहर निकल सकता है. ठीक है, तो यहाँ से भी बाहर निकल रहा है तो भी वो सेल के अंदर तो ट्रैवल किया है, तो सेल के अंदर ट्रैवल करके वो बाहर आ गया. तो दिस इज नोन एज transcellular pathway, and once it reaches the interstitial fluid, then it can easily pass through the interstitial fluid and go into the blood capillaries, that is peritubular capillaries. ठीक है, so various ions, especially sodium ion, move across the cell, and it same pathway होता है. It requires energy through a sodium potassium ATPase pump, और उसके थ्रू वो मूव करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू. Similarly, paracellular pathway, अब जैसे मैंने आपको बताया, paracellular pathway refers to transport between the cells के between, so it is parallel to the cell, and it passes through the interstitial fluid, that is through the tight junction. ये tight junction है दो सेल के बीच का, तो lumen से यहाँ पे move किया और यहाँ से interstitial fluid से again into the capillary. So these are the two pathways or routes of reabsorption. Sodium, calcium and potassium, the electrolytes like calcium and potassium, they move across the proximal tubule in this paracellular pathway. And water molecules, some of the water molecules, or also water molecule में दोनों तरह का होता है, transcellular भी होता है और paracellular भी होता है. Water molecules, they also show in proximal tubule, especially they show this cellular pathway. और आपको मैंने बताया था सॉल्वेंट ड्रैग. ठीक है, तो अब क्या होता है, मैंने आपको बताया कैल्शियम पोटेशियम भी पैरासेल्युलर मूव करते हैं, वाटर भी मूव करता है. समटाइम्स सम सॉल्यूट्स दे आर डिसॉल्व्ड विद वाटर. ठीक है, और स्पेशली कैल्शियम एंड पोटेशियम दे आर डिसॉल्व्ड विद वाटर एंड दे आर कैरिड अलोंग विद द वाटर व्हेन वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड across the fluid through paracellular pathway. Then these dissolved ions, they also move along with water, and this is known as solvent drag. ठीक है, solvent drag, क्योंकि water एक solvent है इसलिए इसको solvent drag कहते हैं. तो जो water खुद भी move कर रहा है, उसके साथ साथ जो इसमें dissolved solutes हैं वो उसके साथ move कर रहे हैं through paracellular pathway. That is why this type of reabsorption is known as solvent drag, and this is an active type of transport. So these are the mechanism of transport and routes of reabsorption across the renal tubule. Okay. Then next is site of reabsorption and secretion. So we know that throughout the renal tubule, चाहे वो proximal tubule हो, चाहे वो loop of Henle हो, चाहे वो distal tubule हो, throughout the tubule there is some secretion and reabsorption that is occurring continuously. If we talk about reabsorption in proximal tubule, तो proximal tubule में अगर हम बात करते हैं तो proximal tubule में approximately 67% of the water that is filtered. आप ये सोच लीजिए, अब आप खुद सोचिए, जितना भी आपका फिल्टर जो भी आपका फिल्टर होके आया है उसमें से 67% वाटर जो ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट में था वो reabsorb in the proximal tubule, and proximal tubule में water का reabsorption along with this solutes like sodium, potassium, calcium, ये आप देख सकते हैं clearly. All these ions are reabsorbed by active transport. ठीक है, glucose, amino acids, protein, vitamins, all these essential solutes are also being actively reabsorbed in proximal tubule. So बहुत ज़्यादा high level of reabsorption होता है आपके proximal tubule में. ठीक है, इसी के कारण अलग epithelial cells होते हैं. ये इसमें अभी मैं next class में explain करूँगी कि जो epithelial cells होती हैं at different level they are different. तो proximal tubule की they are specialized for maximum reabsorption either actively or passively. Then secretion होता है, मतलब इसमें addition हो रहा है, glomerular filtrate में addition हो रहा है, तो some water molecule is also again added. पहले reabsorb हो जाता है maximum, फिर थोड़ा सा वापस से secretion भी होता है proximal tubule में. Other than that
hydrogen ion, penicillin, creatinine, urate, all these things are secreted in the proximal tubule. Now, if we talk about inulin, creatinine, sucrose, and mannitol, these are the substances which are present in glomerular filtrate, but they are not reabsorbed, neither they are secreted. अगर वो blood में भी present है तो वो secrete भी नहीं किए जाएंगे. तो glomerular filtrate में जितना भी present है उतना पूरा पूरा ये नीचे चला जाएगा. ये ना reabsorb होता है ना इसका additional secretion होता है. तो ये जितना भी प्रेजेंट है इसका मतलब इतना रीनल प्लाज्मा में था जितना जितना पूरा पूरा आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ गया. ठीक है, क्योंकि जितना रीनल प्लाज्मा में होगा वो पूरा पूरा फिल्ट्रेट में आएगा. तो इतना जितना भी होगा वो पूरा पूरा जाता है, ना ये रीअब्सॉर्ब होता है ना ये सिक्रीट होता है. दीज आर द सब्सटेंसेस लाइक इन्यूलिन, क्रिएटिनिन, सुक्रोज एंड मैग्नीटोल. ठीक है. Then if you talk about loop of Henle actively or passively is involved in reabsorption. वहाँ पे कोई secretion नहीं होता. इसीलिए जो juxtaglomerular आपके नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें जब बहुत लंबा लूप ऑफ हेनले होता है तो उस वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन. व्हाई? बिकॉज 20% ऑफ सोडियम जितना भी फिल्ट्रेट में प्रेजेंट था उसका 20% यहाँ आपके लूप ऑफ हेनले में रीएब्सॉर्ब हो जाता है, और क्लोराइड आयन भी, और 15% वाटर रीएब्सॉर्प्शन होता है. तो this high level of sodium chloride ion reabsorption along with water reabsorption, and this leads to concentration of urine, और अगर ज़्यादा है तो dilution जो भी होना है in juxtaglomerular nephrons. In loop of Henle there is no secretion, कुछ भी secrete नहीं किया जाता, जो होता है सिर्फ reabsorb कर लिया जाता है. Some cations also like potassium, calcium and magnesium, they are also reabsorbed from the loop of Henle. ठीक है. Then we talk about distal tubule and collecting duct. तो इसमें आपका जो आपका 8 to 17% आपका वाटर लोड है वो दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है. तो टोटल 99% ऑफ वाटर इज रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. जितना फिल्ट्रेट में वाटर था उसका 99% जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है. इसके अलावा सोडियम क्लोराइड आपका अगेन दिस इज ऑल्सो रीअब्सॉर्ब फ्रॉम डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग द. ठीक है. एंड पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन आर सिक्रीटेड, ये बाहर निकाल दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में. मतलब डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन आर सिक्रीटेड. पर ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं, क्योंकि जो सब्सटेंस थे वो हमने ऊपर पढ़ लिए, वही सब्सटेंस हैं जो पूरे टाइम ना रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं. दीज आर द सब्सटेंस दीज आर व्हिच आर नीदर रीअब्सॉर्ब नॉट सिक्रीटेड. तो ये कहीं पे भी इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कहीं पे भी ना रीअब्सॉर्ब किए जाएंगे किसी भी पार्ट में, ना ही सिक्रीट किए जाएंगे. तो अगर ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है तो आप ये खुद समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट कि अगर ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आए हैं इसका मतलब रीनल प्लाज्मा फ्लो जितना था उसमें से जितना फिल्ट्रेट में आया पूरा पूरा ये यूरिन में प्रेजेंट होगा. तो ये जितना भी प्रेजेंट होगा वो नोट करेगा रीनल प्लाज्मा फ्लो को, इफ यू कैन अंडरस्टैंड मी. ठीक है. सो दीज आर द सब्सटेंस लाइक इन्यूलिन, अगर जितना भी प्लाज्मा में आया ठीक है उतना वो फिल्ट्रेट में आया. अब उसके बाद वो एब्जॉर्ब वो मतलब ना माइनस हुआ, वो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था जितना है. तो यहाँ पे कितना आएगा, सारा का सारा आएगा, जितना यहाँ रीनल प्लाज्मा फ्लो होगा उतना सारा का सारा यहाँ पे इन्यूलिन आ जाएगा, क्योंकि फ्रीली फिल्ट्रेशन हो रहा है. ठीक है. तो इतना इन्यूलिन आ गया. अब इन्यूलिन ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस फिल्ट्रेशन. ठीक है, उतना इन्यूलिन आ गया. अब उसमें है कि रीअब्जॉर्प्शन जितना होगा उतना घट जाएंगे मॉलिक्यूल्स, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है. तो ये खत्म हो गया. फिर उसमें क्या, अगर सिक्रीशन हो रहा है तो वो ऐड हो जाएंगे, तो सिक्रीशन भी नहीं हो रहा है. तो इन्यूलिन जितना फिल्ट्रेशन में आया था उतना का पूरा पूरा एक्सक्रीट हो जाएगा. तो यूरिन में जितना इन्यूलिन प्रेजेंट होगा वो आपको शो करेगा आप
is followed by partial reabsorption. ठीक है, ये जो आपको दिखा रहा है ये partial reabsorption दिखा रहा है. That means these substances they are filtered and some amount of it, ऐसा नहीं कि सारा का सारा, उसमें से कुछ अमाउंट रीअब्सॉर्ब कर लिया गया, जितना रिक्वायर्ड था बॉडी में, सारा का सारा रीअब्सॉर्ब नहीं किया गया. जैसे ग्लूकोज वगैरह तो सारे के सारा पूरा का पूरा रीअब्सॉर्ब होता है, ठीक है, ग्लूकोज हुआ, अमाइनो एसिड, लेकिन सम सब्सटेंसेस आर देयर, सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स आर देयर व्हिच आर नॉट कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब, दे आर ओनली पार्शियली रीअब्सॉर्ब. ठीक है, तो जितना आया उसमें से पार्शियल, तो इसमें क्या हो गया, एक्सक्रीशन क्या हो गया, फिल्ट्रेशन माइनस रीअब्सॉर्प्शन, तो जितना बचा उतना प्रेजेंट हुआ यूरिन में. ठीक है, देन नेक्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन followed by complete reabsorption. This is the case of all essential ions like sodium ion, bicarbonate ion, glucose, amino acids, vitamins. This is the case of this. ठीक है, so these are the substances which are filtered, although filtered, but they are not present in urine. Excretion जो है उनका वो zero होता है. ठीक है, so they are completely reabsorbed, पूरे के पूरे reabsorb हो जाते हैं, जितना भी filtration में था, glomerular filtration में पूरा का पूरा reabsorb हो जाता है. तो जितना मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल है, 100 के 100 reabsorb हो गए, तो excretion में क्या हुआ, 0. तो ये नॉर्मली ये जो substances हैं वो यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते. Then the next one is filtration followed by tubular secretion. ठीक है, so this is the which there is filtration and additional some more solutes are added by secretion. तो इसमें यूरिन अब reabsorption तो हुआ नहीं, तो excretion क्या हो जाएगा, filtration plus secretion. तो जितना filtration में आया था उससे ज्यादा मॉलिक्यूल excretion में present होंगे. So then other concepts are ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. अब ऐसा नहीं होता कि एक चीज, जरूरी नहीं है कि एक चीज या तो रीअब्सॉर्ब होगी या तो सिक्रीट होगी. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि फिल्ट्रेशन कैन बी फॉलोड बाय बोथ रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. ठीक है, तो अब ये वाली बात हो गई ये. ठीक है, फॉलोड बाय रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. ठीक है, पार्शियल रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों प्रोसेस में डोमिनेंट कौन सा था, रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा हुआ या सिक्रीशन ज्यादा हुआ, उससे निकल आएगा. मतलब नेट रीअब्सॉर्प्शन हुआ या नेट सिक्रीशन हुआ, उससे निकल आएगा कि अमाउंट में एक्सक्रीशन के टाइम अमाउंट कितना होगा. तो ये सेम एग्जांपल मैं आपको दूंगी. मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स आए, 100 मॉलिक्यूल्स में से 20 मॉलिक्यूल रीअब्सॉर्ब हुए, 10 मॉलिक्यूल सिक्रीट हुए, तो नेट मूवमेंट क्या हुआ, नेट मूवमेंट आपका रीअब्सॉर्प्शन का हो गया, है ना. ठीक है, तो मतलब 20 अगर रीअब्सॉर्ब हुआ और 10 ही सिक्रीट हुए, तो नेट मूवमेंट आपका हुआ कि 10 मॉलिक्यूल्स नेट मूवमेंट इज फॉर रीअब्सॉर्प्शन. ठीक है, तो मोर रीअब्सॉर्प्शन. तो एक्सक्रीशन में क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन माइनस रीअब्सॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन अगर हम करेंगे तो आपका जो एक्सक्रीशन है वो फिल्ट्रेशन से कम आएगा, फिल्टर्ड लोड जो था उससे कम आएगा उनका एक्सक्रीशन. ठीक है, क्योंकि अगर 100 मॉलिक्यूल आपके निकले हैं, 20 रीअब्सॉर्ब हो गए मतलब 80 हो गए, और 10 सिक्रीट हुए मतलब 90 हो गए, तो फिल्ट्रेशन लोड से 10 मॉलिक्यूल्स फिर भी कम हुए, तो नेट मूवमेंट वाज फॉर रीअब्सॉर्प्शन. अगर हम इसको ऑपोजिट देखें, मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स आए, 20 रीअब्सॉर्ब हुए और 40 सिक्रीट हुए. हाँ, 20 रीअब्सॉर्ब हुए तो 40 सिक्रीट हुए, तो टोटल मूवमेंट क्या हो गया आपका, टोटल आपका नेट मूवमेंट हो गया, आपका सिक्रीशन का मूवमेंट हो गया. ठीक है, तो आपका 120 आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्सक्रीट होंगे, तो नेट मूवमेंट हो गया वो सिक्रीशन का मूवमेंट हो गया. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट और दीज आर द पैटर्न्स ऑफ रीनल हैंडलिंग. तो हर जो मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल अलग अलग, जरूरी नहीं कि कोई मॉलिक्यूल मतलब हर मॉलिक्यूल सिर्फ रीअब्सॉर्ब ही हो रहा है या हर मॉलिक्यूल सिक्रीट होता है. हर मॉलिक्यूल की हैंडलिंग किडनीज अपने अपने तरीके से करती हैं, दैट इज नोन एज पैटर्न ऑफ रीनल हैंडलिंग. ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट होता है कि फिल्ट्रेशन हो ही ना. ठीक है, सम सब्सटेंसेस लाइक स्पेशली जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फिल्ट्रेट में प्रेजेंट ही नहीं होते. जैसा अभी हमने पढ़ा था फिनॉल रेड जो डाई पड़ी थी, वो भी फिल्ट्रेट में नहीं प्रेजेंट था, बट दोज आर प्रेजेंट इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, दैट इज यूरिन में प्रेजेंट होते हैं. सो देयर इज नो फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो रीअब्सॉर्प्शन ऑब्वियसली नहीं होगा, बट दे आर सिक्रीटेड इनटू द रीनल ट्यूब्यूल, सिक्रीशन होता है उनमें, एंड दैट इज आल्सो अ पैटर्न ऑफ
movement of certain substances, especially organic compounds. Organic compounds का ये होता है कि वो filtration में नहीं होते हैं, लेकिन वो secrete होते हैं renal tubule में, तो वो urinary, urine में present होते हैं. So these are the 6 patterns of renal handling of certain substances. ठीक है? Now there are some parameters that are used for quantitative analysis of renal tubular transport. मतलब क्वांटिफिकेशन रीनल ट्यूबुलर मतलब कोई पैरामीटर्स होते हैं या आप समझिए कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जिनको कैलकुलेट करके हम ये समझ सकते हैं कि नेट मूवमेंट क्या हो रहा है, किसी भी सॉल्यूट का मूवमेंट क्या हो रहा है, वो एक्सक्रीट हो रहा है या वो फिल्टर हो रहा है या वो सिक्रीट हो रहा है या वो रीएब्सॉर्ब हो रहा है, वो हम जान सकते हैं with these parameters. And these parameters are denoted by writing a capital letter with a dot above them. जैसे मैंने लिखा हुआ है डिग्री F के ऊपर डिग्री, E के ऊपर डिग्री, ऐसे ये जो पैरामीटर्स हैं रीनल ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट के पैरामीटर्स हैं, इनको ऐसे डिनोट किया जाता है. तो फर्स्ट वन इज एज यू कैन सी इज फिल्टर्ड लोड. ये मैंने कई बार क्लास के टाइम बोला भी है. फिल्टर्ड लोड का क्या मतलब हो गया? फिल्टर्ड लोड का मतलब हो गया amount of substance entering the renal tubule by glomerular filtration. filtration के बाद जो filtrate बना है Blumen's capsule में, उसमें कोई substance का amount कितना है, that is filter. मतलब filter होने के बाद कोई substance कितना present है आपकी Blumen's capsule में 1 मिनट में. ठीक है, एक बार में filtration में नहीं, 1 मिनट जो filtration होता है renal capsule में, renal nephrons में, तो Bowman's कैप्सूल में कोई सब्सटेंस कितना फिल्टर होके कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज फिल्टर्ड लोड. तो कितना प्रेजेंट होगा कोई सब्सटेंस, वो हो जाएगा उसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन. जितना वो प्लाज्मा में प्रेजेंट है उतना ही वो उसमें प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जितना है मल्टीप्लाइड बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ठीक है ना, जो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, फिल्ट्रेशन का जो रेट है आपका, वो मल्टीप्लाइड बाय प्लाज्मा में किसी x, जो भी कोई सब्सटेंस है, सपोज x है, तो वो प्लाज्मा में उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकल आएगा mg पर मिनट. तो एक रेट एस में क्या होता है, GFR मैंने आपको बताया था, GFR इज द रेट एट व्हिच द फिल्ट्रेशन इज फॉर्मिंग इन अ मिनट, है ना. जिस रेट से 1 मिनट में फिल्ट्रेशन हो रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, दैट इज GFR. अब उसको हम उसकी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का निकल आएगा कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो कितना फिल्टर हुआ 1 मिनट में. ठीक है, तो दैट इज फिल्टर्ड लोड. 1 मिनट में कोई सब्सटेंस कितना फिल्टर हो रहा है, दैट इज फिल्टर लोड mg पर मिनट. ठीक है, GFR इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड Px मतलब x कोई भी अगर सब्सटेंस है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा. Fine. Then you have excretion rate. Excretion rate is the amount of substance that appears in urine per unit of time. समझ में आ रही है बात? तो filtered load was the amount of substance entering the renal tubules or Bowman's capsule after filtration per unit of time. एक per unit of time में जितना filtration हो रहा था किसी substance का, filtration जितना होगा उतना ही वो Bowman's capsule में present होगा. That was filtered load. Now excretion rate is the amount of substance that appears in urine. ठीक है, यूरिन में कितना आ रहा है पर यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज एक्सक्रीशन लोड. तो यूरिन में कितना आ रहा है वो कैसे निकलेगा, यूरिनरी फ्लो जितना होगा, है ना. तो यूरिनरी फ्लो रेट दैट इज V, मतलब कितने 1 मिनट में कितनी यूरिन फ्लो कर रही है, and that will be multiplied by urinary concentration of that substance. उस substance का urinary concentration, urine में उसका concentration कितना है, अगर हम उसको multiply कर देंगे that will be the excretion load. मतलब उतना substance, उतना mg of substance or solute is excreted out of the body per unit of time. ठीक है, similarly filtration load, उतना mg of solute is being filtered through the glomerulus membrane in per unit of time. एक मिनट में उतना ही filtration membrane के थ्रू filter हो रहा था, तो that was filtration load. filtered load, और जितना वो यूरिन के साथ वो excrete हो रहा है, that is excretion load. Now we have reabsorption rate.
रीअब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है? Reabsorption of a substance is said to occur when filtered load exceeds the excretion load. ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट आ गया आपका। अब वो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, एक्सक्रीशन इज इक्वल टू फिल्ट्रेशन माइनस रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन अगर हम देखेंगे कि अगर किसी सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, तो जितना फिल्टर्ड लोड था, अगेन फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल का फिल्टर्ड लोड था, फिल्ट्रेशन के बाद 100 मॉलिक्यूल आए थे, उसमें से 20 मॉलिक्यूल अगर रीअब्सॉर्ब हुए तो 80 मॉलिक्यूल बचे। तो फिल्ट्रेशन तब होगा जब एक्सक्रीशन 80 मॉलिक्यूल का हुआ, फिल्ट्रेशन 100 मॉलिक्यूल का हुआ था। ठीक है, सो व्हेन एक्सक्रीशन इज लेस देन फिल्ट्रेशन लोड, जब एक्सक्रीशन लोड किसी सब्सटेंस का कम होगा उसके फिल्ट्रेशन लोड से, दैट मीन्स देयर इज नेट रीअब्जॉर्प्शन। वो डिनोट करेगा कि वहां पे जो सब्सटेंस है उसका रीअब्जॉर्प्शन हुआ। और कितना रीअब्जॉर्प्शन हुआ, दैट वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट बाय सब्सट्रैक्टिंग द एक्सक्रीशन लोड फ्रॉम फिल्ट्रेशन लोड। जितना फिल्ट्रेशन लोड था उसमें से एक्सक्रीशन का अमाउंट अगर हम माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट आएगा वो, इसका मतलब है कि वो अमाउंट पर यूनिट ऑफ टाइम में रीअब्जॉर्ब हो गया, इसलिए वो अमाउंट एक्सक्रीट नहीं हुआ। सो दैट इज रीअब्जॉर्प्शन रेट। नाउ सिक्रीशन रेट, सेम चीज हो गई। सिक्रीशन रेट कब होगा? अगर मैं सेम एग्जांपल से आपको समझाऊं, अगर फिल्ट्रेशन लोड 100 मॉलिक्यूल था और एक्सक्रीशन 120 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब है कि रीनल ट्यूब्यूल में सिक्रीशन हुआ। तो नेट सिक्रीशन ऑफ ए सब्सटेंस इज सेड टू अकर व्हेन एक्सक्रीशन रेट इज मोर देन और एक्सक्रीशन लोड इज मोर देन फिल्ट्रेशन लोड। जब एक्सक्रीशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी सब्सटेंस का पर यूनिट ऑफ टाइम में वो ज्यादा होता है देन फिल्ट्रेशन लोड से, तो इसका मतलब है कि इसमें और मॉलिक्यूल्स ऐड हुए और मॉलिक्यूल्स कब ऐड होंगे? Renal tubular maximum. Okay. By renal tubules. That means कितना सॉल्यूट, कोई भी सॉल्यूट है, सपोज कोई भी सॉल्यूट है which is being actively transported, reabsorbed और secreted, चाहे वो reabsorption की बात करें चाहे secretion की बात करें, अगर उनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो पर मिनट ऑफ टाइम में कितना एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है अक्रॉस द रीनल ट्यूब्यूल, उसको कहते हैं उसका रीनल ट्यूब्यूलर मैक्सिमम। एक मिनट में जितना मैक्सिमम अमाउंट ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का, सपोज एक सब्सटेंस है, सपोज करिए ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज एक मिनट में अब आपको वो सिर्फ रीअब्सॉर्ब होता है, तो मैं रीअब्सॉर्प्शन का एग्जांपल आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो ग्लूकोज एक मिनट में जितना ज्यादा मैक्सिमम वो ट्रांसपोर्ट या रीअब्सॉर्ब हो सकता है, ठीक है, उसको कहते हैं रीनल ट्यूब्यूलर ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। इसका मतलब ये है कि उससे ज्यादा ग्लूकोज एक मिनट के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, तो एक लिमिट है कि वो कितना ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। ठीक है, एंड दैट मैक्सिमम लिमिट इज रीनल ट्यूब्यूलर ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, उसके ऊपर एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, सो फॉर एंड दिस इज फॉर एवरी एक्टिवली रीअब्सॉर्ब। ऐसा नहीं है कि ये पैसिव रीअब्सॉर्प्शन के लिए होता है, नहीं, जो एक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं जो सब्सटेंसेस, ये टीएम उन्हीं के लिए होता है। एंड ग्लूकोज के लिए होता है इट इज अबाउट 300 मिलीग्राम पर मिनट, मतलब 300 मिलीग्राम पर मिनट जो ग्लूकोज है एक मिनट में 300 मिलीग्राम ही रीअब्सॉर्ब हो सकता है, उससे ज्यादा रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकता। और ये क्यों होता है? बिकॉज एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर प्रोटीन्स चाहिए। तो कैरियर प्रोटीन, ऐसा तो नहीं कि कैरियर प्रोटीन्स बहुत ज्यादा एन नंबर ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन भी एक सर्टेन अमाउंट में प्रेजेंट है,
तो ये शो करता है कि उतने ही कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है। अब जब सारे कैरियर प्रोटीन अगर आपका ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं तो उससे ज्यादा ट्रांसपोर्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि बिना एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिना किसी कैरियर प्रोटीन के होगा नहीं। सो दिस शो दैट बियॉन्ड दैट लिमिट नो कैरियर प्रोटीन इज अवेलेबल। तो एग्जॉशन ऑफ कैरियर प्रोटीन्स हो जाता है, तो उसके ऊपर कोई भी जो भी सब्सटेंस है वो एक्टिवली रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकता। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए ही लागू होता है, क्योंकि उसी में कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। So at that point at which carrier proteins are saturated, ठीक है, उस पॉइंट पर जहाँ कैरियर प्रोटीन सैचुरेट हो चुके हैं, आप beyond that no more carrier proteins are available, so beyond that no more can be transported across the tubular membrane. So that is why every actively transported substances had this value, that is the maximum amount which can be transported actively in 1 minute across the renal tubule. That is known as renal tubular transport maximum. इसके beyond transport, इस amount के beyond transport नहीं हो सकता। तो इस amount के beyond अगर कोई substance present है renal tubules में, इसका मतलब फिर वो urine में appear करेगा, ठीक है। अगर इससे ज्यादा प्रेजेंट है वो, तो वो यूरिन में अपीयर करेगा, फिर वो रीअब्सॉर्ब, उससे ज्यादा रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। ये नहीं कि रीअब्सॉर्प्शन 0 हो जाएगा। जैसे ग्लूकोज का एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो ग्लूकोज 300 मिलीग्राम पर मिनट रीअब्सॉर्ब होगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा प्रेजेंट है वो रीनल ट्यूब्यूल्स में, तो फिर वो रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा, फिर वो एक्सक्रीट होने लगेगा बॉडी में। उससे ज्यादा रीअब्सॉर्ब करने की रीनल ट्यूब्यूल्स में कैपेबिलिटी नहीं है, बिकॉज ऑल द कैरियर प्रोटीन विल बी सैचुरेटेड। एंड दिस brings us to another concept that is known as renal threshold. Now what is renal threshold? Renal threshold is the plasma concentration, ठीक है। जहाँ पे renal आ जाए वर्ड, इसका मतलब है कि वो प्लाज्मा से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं रीनल फ्लो या रीनल प्लाज्मा फ्लो, तो वो रीनल जो ब्लड फ्लो हो रहा है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो रीनल थ्रेशोल्ड जो है, renal threshold is the plasma concentration at which a substance appears in urine. Okay? Thank you. तो renal threshold is a plasma concentration, मतलब अब ये दोनों टर्म्स रिलेटेड है, renal tubular transport maximum और renal threshold, ठीक है। अगर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन किसी सब्सटेंस की ज्यादा होगी, लाइक ग्लूकोज अगर ज्यादा होगा प्लाज्मा में, तो वो ज्यादा फिल्टर होगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन तो फ्रीली फिल्ट्रेशन है, तो ज्यादा फिल्टर होगा। जब फिल्टर ज्यादा होगा, जब वो फिल्टर ज्यादा होगा, तो उसकी उतनी मान लीजिए 300 मिलीग्राम से ज्यादा फिल्टर हो रहा है, तो उतना रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो रीनल उस कॉन्सेंट्रेशन में जब वो यूरिन में अपीयर होने लगे, जब वो रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो वो यूरिन में अपीयर होने लगेगा। तो वो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ग्लूकोज किस कॉन्सेंट्रेशन में प्लाज्मा में प्रेजेंट हो कि उसका रीअब्सॉर्प्शन ना हो पाए और वो यूरिन में प्रेजेंट आने लगे, दैट कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज रीनल थ्रेशोल्ड। मतलब थ्रेशोल्ड मतलब कोई भी चीज जो अपने मोस्ट थ्रेशोल्ड, किसी भी चीज का हमने स्टिमुलस वगैरह के लिए पढ़ा है, थ्रेशोल्ड इज द मतलब वो अमाउंट जो कि सबसे ज्यादा फेवरेबल अमाउंट है, ठीक है। उसके बियॉन्ड कोई भी चीज जो है वो फिर उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो चेंज होने लगते हैं। सो थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर जाएगा, थ्रेशोल्ड मतलब वो मैक्सिमम अमाउंट हो गया जहां तक पूरा वो रीअब्सॉर्ब, कोई भी सब्सटेंस है वो रीअब्सॉर्ब होगा। अगर वो उससे ज्यादा आने लगा तो वो जो अमाउंट है वो में आने लगेगा, वो रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। सो दैट इज रीनल थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो ये मतलब रीनल ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो भी सब्सटेंसेज हैं जिनका एक जो एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं, उनका एक फिर रीनल थ्रेशोल्ड भी होता है, क्योंकि वो एक लिमिट तक ही रीअब्सॉर्ब हो सकते हैं। तो एक लिमिट तक ही वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे तभी वो रीअब्सॉर्ब होंगे, अगर उस लिमिट के बाहर वो प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा में तो वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकते। इसलिए हर वो सब्सटेंस जिसकी पीएम वैल्यू होती है, ऑल दैट सब्सटेंस will be having a renal threshold level. So basically below the threshold level the substance is completely reabsorbed. जो मैंने आपको समझाया वही बात है ये कि जो below that threshold level अगर उसके नीचे का लेवल होगा तो the substance completely reabsorbed and it will not appear in urine. But when the concentration of that substance reaches to the until it reaches to the threshold,
ठीक है, till threshold it will not be present in urine, ठीक है, but at threshold level, at that particular point it will the amount will exceed the reabsorption and it will start to appear in urine, and that level and that concentration in plasma, ब्लड के प्लाज्मा में ये अगर कॉन्सेंट्रेशन था उसको कहते हैं रीनल थ्रेशोल्ड। और जितना रीअब्सॉर्ब हो सकता है मैक्सिमम, जितना रीअब्सॉर्प्शन मैक्सिमम हो सकता है उसको कहते हैं आपका रीनल ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। So for glucose, 180 mg per deciliter, 180 mg per deciliter is the renal threshold. Beyond that, if it is 181, तो जो 300 मिलीग्राम पर मिनट वाली आपको मैंने बताया टीएम था उसका, वो एक्सीड कर जाएगी, तो इट विल स्टार्ट एट 181, इट विल स्टार्ट अपीयरिंग इन द यूरिन। सो दिस इज रीनल थ्रेशोल्ड। ओके, so that was about renal tubular transport maximum and renal threshold, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट है tubular fluid concentration and divided by plasma concentration. So this is the ratio that compares the concentration of a substance in tubular fluid and its concentration in plasma. ट्यूब्यूल में उसका concentration कितना है versus उसका प्लाज्मा में concentration कितना है, ठीक है। So it is this ratio is either equal to 1, ठीक है, जितना ट्यूब्यूल में है उतना ही प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन है, और इट इज लेस देन 1 और मोर देन 1। इफ इट इज इक्वल टू 1, इट सिग्निफाइज दैट ईदर देयर हैज बीन नो रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो अगर हम ट्यूब्यूल में यहाँ बात कर रहे हैं, हम वुमेन्स कैप्सूल में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वुमेन्स कैप्सूल में तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन के बराबर ही होगा, ठीक है। हम रीनल ट्यूब्यूलर सिस्टम के बात कर रहे हैं, जो मतलब नेफ्रॉन के किसी भी पॉइंट में, वुमेन्स कैप्सूल में नहीं, ठीक है। वुमेन्स कैप्सूल के नीचे कहीं पे भी जहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन, क्योंकि वुमेन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट है वो उसमें तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है, ठीक है। सो बियॉन्ड दैट लेवल, इफ टीएफ एंड पीएक्स आर इक्वल, मतलब ट्यूबुलर फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, इसका मतलब है कि उसका कोई रीअब्सॉर्प्शन अभी तक नहीं हुआ है। और उसका ये मतलब हो सकता है कि उसका जितना रीअब्सॉर्प्शन है पढ़िएगा, अगर आपको ना कंफ्यूजन हो सकता है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ट्यूबुलर फ्लूइड कंसंट्रेशन। तो ये तो सीधी सी बात है कि फिर उसका मतलब ये है नहीं हुआ, ठीक है, रीअब्सॉर्प्शन नहीं हुआ, तभी ये हो सकता है, क्योंकि तभी जो जितना वुमेन्स कैप्सूल में था उतना ही ट्यूबुलर फ्लूइड में भी है। अगर रीअब्सॉर्प्शन हो गया होता तो कुछ ना कुछ कम हो गया होता, लेकिन इसका मतलब ये है कि रीअब्सॉर्प्शन नहीं हुआ। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, मैं कई बार समझा चुकी हूँ कितना कम, ठीक है। तो अगर क्योंकि वुमेन्स कैप्सूल में जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा वो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा, बट इफ द ट्यूबुलर फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन is also equal to plasma concentration, then it will give, the ratio will give us equal to 1. That means there is no reabsorption in the tubular system. It also signifies that there is equal reabsorption of water and that particular solute. Water proportion में जितना reabsorption हुआ उसी proportion में, उसी के proportional आपका उस solute का भी reabsorption होगा. Then it will give you the TM on Px value will be 1. But if TF by Px value is less than 1, this shows that there is reabsorption is taking place. ठीक है ना, ये signify करता है कि जो substance है उसका reabsorption हुआ है और उसका reabsorption जो है वो water के reabsorption से ज़्यादा है, ठीक है। तो then this will give you the plasma concentration will be the TF upon Px concentration will be less than 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी सब्सटेंस की वो पोर्शन ज़्यादा थी कंपेयर टू ट्यूबुलर फ्लूइड में जिसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब है कि उसका रिएब्सॉर्प्शन हो गया, ठीक है। अगर TF upon Px is less than 1, that means TF is less than Px, तभी वो less than 1 है, मतलब Px TF की वैल्यू से ज़्यादा होगी तभी वो less than 1 होगा, ठीक है। तो ये तभी होगा
जब मतलब ट्यूबुलर फ्लूइड में कॉन्सेंट्रेशन कम तभी होगी जब उसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, ठीक है। So there is reabsorption that is occurring. Then third point is TF is more than PX. इसका मतलब concentration ज़्यादा है compared to plasma concentration. तब ट्यूबुलर फ्लूइड में concentration ज़्यादा कब होगी? जब उसमें secretion होगा, ठीक है। अगर आपको वाटर के साथ वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है बच्चों, तो आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर आपको समझ में आना चाहिए अभी तक। ये आप छोड़ दीजिए, ये these lines the comparison which I have done with water आप छोड़ दीजिए, आपको अभी शायद ना समझ में आए, नेक्स्ट क्लासेस में शायद आपको समझ में आए जब हम वाटर की हैंडलिंग पढ़ेंगे। तो लीव इट, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के साथ जो कंपैरिजन है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो बेसिक समझ में आना चाहिए ये समझ में आना चाहिए कि अगर TF और PX बराबर है, इसका मतलब किसी भी सब्सटेंस जो सब्सटेंस X है उसका कॉन्सेंट्रेशन ट्यूबुलर फ्लूइड में और प्लाज्मा में इक्वल है, तभी वो 1 के बराबर होगा। इसका मतलब उसका कोई रीअब्जॉर्प्शन या कोई सिक्रीशन उसमें नहीं हुआ है, वो जितना वुमेन्स कैप्सूल में आया था प्लाज्मा से उतना ही वो पूरा चला जा रहा है, ना उसका रीअब्जॉर्प्शन हुआ ना उसका फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है, लाइक इन्यूलिन व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो उसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन भी उसके टिश्यू फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है। देन इफ यू टॉक अबाउट दिस थिंग, जब टिश्यू फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन कम होगा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन से, तभी ये रेशियो जो है वो लेस देन 1 होगा, और ये रेशियो लेस देन 1 तब होगा जब टिश्यू फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और टिश्यू फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन कब होगा? जब वो सब्सटेंस का ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो जब रीअब्जॉर्प्शन होगा तब ये कम हो जाएगी वैल्यू, देन दिस रेशियो विल बी लेस देन 1. दिस डिनोट्स दैट देयर इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द either partial or complete, doesn't matter, there is reabsorption of the substance that is occurring. Fine. ओके, देन जो भी आप सब्सटेंस पढ़ते हैं, हम लोग आयंस पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ रहे हैं, हम लोग आपका ग्लूकोज पढ़ रहे हैं, ये वो सब्सटेंस है। देन द थर्ड पॉइंट जिसमें टिश्यू फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन 1. दिस डिनोट्स दैट टिश्यू फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन. इसका मतलब वुमेन्स कैप्सूल में जितना आया था उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तभी ये ज्यादा है, तभी ये ग्रेटर देन 1 होगा. दैट दिस शोज दैट देयर इज secretion that is occurring in the tubular fluid, ठीक है। जिसका मतलब है कि ट्यूबुलर फ्लूइड में सिक्रीशन हो रहा है, उस सॉल्यूट पर्टिकुलर सॉल्यूट का आपका सिक्रीशन हो रहा है. I hope it's clear now. So that was all about like para-amino hippuric acid. This is secreted, ठीक है ना. पैरामाइनिक हिप्यूरिक एसिड या यूरिक एसिड या बाइल एसिड, ये सारी चीजें जो है वो सिक्रीशन होती है इनका. तो उनकी पीएक्स जो टीएफ वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है पीएक्स. प्लाज्मा में जो कॉन्सेंट्रेशन थी उससे ज्यादा उनकी ट्यूबुलर फ्लूइड में कॉन्सेंट्रेशन होती है. So that means they are secreted. So these are the waste products that are being secreted in the tubular fluid. So their ratio will be more than 1. This is a very interesting concept of tubular fluid versus plasma concentration. So that was all about the concepts of reabsorption and secretion. अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रीनल हैंडलिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. रीनल हैंडलिंग मतलब कि वो कितना रीअब्सॉर्ब हो रहा है, कैसे रीअब्सॉर्ब हो रहा है, कहाँ से कितना रीअब्सॉर्ब हो रहा है, कितना सिक्रीट हो रहा है, कितना फिल्ट्रेशन में आया है, ठीक है. All these we will be studying in next class. So today it was all for today. आज के लिए इतना काफी है. These are concepts of आपके secretion and reabsorption. ठीक है. आप ये चीज आप पढ़ने की जरूर कोशिश करिएगा अगर आपको टाइम मिलता है. आई डोंट नो आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, बट आप पढ़िएगा एक बार, तभी जब हम आगे पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा. अगर आपने ये पढ़ा नहीं रहेगा तो इट विल ऑल बिकम वेरी कंफ्यूजिंग, ठीक है. तो ये आप पढ़ लीजिएगा कि स्टार्लिंग्स फोर्सेस कैसे क्या होती हैं, जो गवर्न करती हैं, और ये रीअब्सॉर्प्शन सिक्रेशन के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ठीक है. फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं कितना भी समझाने की कोशिश कर लूँ, अभी तो मैं आपसे डायरेक्ट वो भी कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. एनीवेज आप एक बस को पढ़िएगा, जैसे कि नेक्स्ट क्लास में हम रीजनल हैंडलिंग शुरू करें तो आपको समझ में आए कि दैट वाज ऑल फॉर टुडे. एनी डाउट्स? मैम एक क्वेश्चन था. बोलो. मैम आपने बताया कि वुमेन कैप्सूल में सब्सटेंस कंसंट्रेशन बराबर होती है प्लाज्मा में सब्सटेंस कंसंट्रेशन के. हाँ, लेकिन मैम जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है वो तो बताता है कि जितना रीनल प्लाज्मा फ्लो हुआ उसमें जितनी कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की वो कंप्लीटली फिल्ट्रेट नहीं होता. फिर से बोलो. मैम वो जो फिल्ट्रेशन
फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है वो तो बताता है कि जितना जितनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है प्लाज्मा में वो कंप्लीटली फिल्ट्रेट नहीं होती। प्लाज्मा में जितनी कंसंट्रेशन है वो कंप्लीटली फिल्ट्रेट नहीं होती। हाँ मैम, क्योंकि फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन मैम क्या होता है? मैम GFR अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है। जी हाँ, जी हाँ, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। हाँ, तो मैम ये 1/5 हो गया, मतलब GFR और रीनल प्लाज्मा फ्लो इसका वैल्यू 1/5 आएगी, यानी जितनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में होगी मतलब वो एक टाइम में कंप्लीटली फिल्ट्रेट में नहीं आएगी ना। मैं तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ एग्जैक्टली, तुम पूछना क्या चाह रहे हो? मैम आपने बोला कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो वुमेन कैप्सूल में होगी वो प्लाज्मा में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के बराबर होगी। हाँ, लेकिन मैम ये रियल जो प्लाज्मा में फिल्ट्रेशन concentration- हाँ, ये जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है ये शो करता है आपका, रेशियो देता है आपको एक। हाँ मैम कि मतलब मतलब प्लाज्मा में कंसंट्रेशन है वो कंप्लीटली फिल्ट्रेट नहीं हो रही, ये फ्रैक्शन बता रहा है ना। तो मैम फिर ये कैसे हुआ, बेटा मतलब वो दोनों। रेशियो जो होता है आप उसमें देखिए, जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है उसमें टोटल जो रीनल प्लाज्मा फ्लो अगर हम निकालते हैं तो वो होता है 600 ml पर मिनट। ये मैंने आपको बताया है, 1 मिनट में 600 ml रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है ना, यस मैम। है ना। और 1 मिनट में GFR होता है 120 ml, है ना। यस मैम। है कि नहीं बेटा? तो वो उसमें से फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकलता है ना। मतलब फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ये होता है कि कोई भी मतलब रीनल प्लाज्मा जो फ्लो है उसमें से कितना आपका फिल्ट्रेट बन गया, ये होता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, है ना। यस मैम। बात समझ में आ रही है? यस मैम। हाँ, तो ये होता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, ठीक है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है वो आता है आपका 120 का, और जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो आपका आता है 600 का ml पर मिनट, दोनों, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी है, मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ कि दोनों चीजें इक्वल होती हैं। मैं आपको ये बोल रही हूँ बच्चे कि कोई सब्सटेंस एक्स है, कोई सब्सटेंस है, कोई सोल्यूट एक्स है, वो अगर फिल्टर हो रहा है तो वो कंप्लीटली फिल्टर होता है, तो वो जितना प्लाज्मा में था वो पूरा का पूरा फिल्टर होता है। जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो ये डिनोट कर रहा है कि जो प्लाज्मा है उसमें से कितना फिल्टर हुआ। आपके प्रोटीन्स हैं, आपके लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, आपकी ब्लड सेल्स हैं, वो तो फिल्टर नहीं होती हैं। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है, वो रेशियो है कि जो प्लाज्मा फ्लो था उसमें से कोई भी चीज गई। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट से मतलब नहीं है, फ्रैक्शन को ये मतलब है कि कोई भी चीज गई जो गई, तो टोटल कितना गया, तो टोटल प्लाज्मा फ्लो में से कितना जो है वो फिल्ट्रेट बन गया, वो है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। समझ में आया कि टोटल रीनल प्लाज्मा फ्लो में से कितना अमाउंट जो है वो फिल्ट्रेट बन गया, ठीक है। ओके मैम। हाँ, और जो मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, मैं एक बात कर रही हूँ कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस है एक्स, कोई भी एक्स सब्सटेंस है, वो अगर पास होके वुमेन्स कैप्सूल में आया तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगी किसी एक पर्टिकुलर चीज की वुमेन्स कैप्सूल में। समझ में आया? ओके मैम। नहीं आया अभी भी? आ गया मैम, आ गया। मुझको लग नहीं रहा तुम्हारी आवाज से क्या आया है। नहीं मैम, आ गया। चलो ठीक है, और कुछ? थैंक यू मैम।